कि कर्पण जतन धन रो करे कायर जीव जतन और सुर जतन उन रो करे जिन रो खाएगो अन्न। अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वो अपनी धन की रक्षा करते हैं और जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्राणों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो सूरवीर होते हैं वो उनकी रक्षा का प्रयत्न करते हैं जिनका वो अन्न खाते हैं या जिनका वो नमक खाते हैं। वो कभी भी नमक हरामी या नमक हलाली का प्रयत्न कभी भी नहीं करते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में और सॉरी सीरीज में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान का गौरवशाली इतिहास और क्लास नंबर रहेगी हमारी 4। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल प्रथम और यशपाल। इनके रिलेटेड हम इन्होंने जो जो कार्य राजस्थान के लिए किया है उन कार्यों के बारे में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हूं। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले पेज की ओर। जो पहला पेज है वो क्या है? गुजर प्रतिहार। क्या है? गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहारों के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा कि गुजर प्रतिहारों ने क्या क्या कार्य किए थे और उन्होंने कैसे कैसे योद्धा थे। तो उनमें हमने बहुत सारे योद्धाओं के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले 2 मिनट लूंगा आप लोगों का, क्योंकि याद कराने की गारंटी भी तो मेरी है ना, इसलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट लूंगा और जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में मैं आप लोगों को 2 मिनट में रिवाइज कराने वाला हूं और 2 मिनट के बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, कक के बारे में पढ़ा था। कल किसके बारे में पढ़ा था? हमने कक के बारे में पढ़ा। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? इसने भूमिका देवी से विवाह किया था। भूमिका देवी से इसने विवाह किया था। ये किसकी थी? दंती दुर्ग की पुत्री थी। दंती दुर्ग की पुत्री थी। और दंती दुर्ग कौन था? दक्षिण का शासक था। दक्षिण का शासक था। देखो, जब भी आप लोगों को इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोगों को पुराना रिवाइज कराना होगा। मैं ब्रीफ में आप लोगों को याद करवा देता हूँ। कक क्या था? एक महान दानवीर था। महान दानवीर था। इसकी दानवीरता को देखते इसको क्या कहा है? इसको गुजर प्रतिहारों का क्या कहा था? कर्ण कहा था। इसने क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का ये दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ ये कहाँ पर है? मंडोर के अंदर है। तो सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला बयाना भरतपुर के अंदर विजय स्तंभ। ये कौन से काल का? ये गुप्त काल का। और इसका निर्माण किसने करवाया था? समुद्र गुप्त में करवाया था। समुद्र गुप्त ने करवाया था। और कक की हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? हमें घटियाला शिलालेख के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? घटियाला शिलालेख के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये हमने पढ़ा था कक के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा था वत्सराज के बारे में। वत्सराज के बारे में पढ़ा था। इसको हमने क्या पढ़ा था? इसको क्या बोलते हैं? गुजरों का वास्तविक गुजरों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसे माना जाता है। इसकी उपाधियां थी जेवरा थी, रणहस्तीन थी, महाराजा धीराज परमेश्वर की ये उपाधियां इसको धारण करी थी। रणहस्तीन की उपाधि कब धारण करी थी? जब इसने क्या किया था? कन्नौज विजय प्राप्त करी थी। कन्नौज के अंदर जिसका शासन था उसका क्या नाम था? इंद्रयुद्ध था। कन्नौज के अंदर इसके टाइम पे क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्या भारत के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? वो मैंने आप लोगों को नक्शा बना के बताया था। किस किस के मध्य हुआ था? एक तो वत्सराज था, एक तो इधर तो वत्सराज था। इसके सामने कौन कौन था? एक बार तो कौन था? पाल वंश का धर्मपाल था। और इसके साथ था जो कन्नौज का जो शासक था इंद्रयुद्ध था। इनको हरा देता और ये जीत जाता है। जो धर्मपाल है वो वापिस बंगाल चला जाता है। दूसरा युद्ध हुआ था, इसके मध्य हुआ था जो राष्ट्रकूट का शासक था ध्रुव फर्स्ट। राष्ट्रकूट का शासक था ध्रुव फर्स्ट। और किसके मध्य हुआ था? वत्सराज के मध्य हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था? ये जीत जाता है और वत्सराज हार जाता है और वापिस आके अपने अपने राज्य संभालने लग जाते हैं। वत्सराज के बारे में हमने और क्या पढ़ा था? इसके 2 दरबारी कवि था। एक था उद्योधन सूरी, जिसने कुवले माला ग्रंथ लिखा था। इसके अंदर इसने 18 भाषाओं का जिक्र किया। उसमें एक क्या थी? मारवाड़ी भी थी। इसका एक और दरबारी कवि था, उसका नाम था जिनसेन सूरी। क्या नाम? जिनसेन सूरी। इसने क्या लिखा था? हरिवंश पुराण लिखा था। इसने क्या लिखा था? हरिवंश पुराण लिखा था। इसके बाद हमने जो आगे वाला जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? नागभट्ट सेकंड। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? नागभट्ट सेकंड ने क्या किया था? ये सबसे पहले त्रिपक्षीय जो युद्ध हो रहा था इसको समाप्त करने का इसने असफल प्रयास किया था। वैसे लगभग सफल हो गया था क्योंकि उत्तर भारत वालों को तो इसने भी जीत लिया था, तो इसका तो कोई योगदान ही नहीं है। तो नागभट्ट ने क्या किया था? इसके मध्य में भी युद्ध हुआ था नागभट्ट और इसके अंदर धर्मपाल था। अब की बार धर्मपाल और अब की बार इसने किस पे? उज्जैन। अब की बार उज्जैन पे। उज्जैन का कौन था? चक्रायुध था। यहाँ पर कौन था? जो कन्नौज में कौन सा था? इंद्रायुद्ध। कन्नौज में कौन था? इंद्रायुद्ध।
कन्नौज में कौन था, इंद्रायुध, इनसे हार जाता है। लेकिन इसके अंदर जो उज्जैन पर इसने आक्रमण किया था तो उज्जैन में भी ये जीत जाता है और ये धर्मपाल इन दोनों को हरा देता है और उत्तर भारत पर ये क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद ये क्या करता है, उड़ती बहाल का बातेड़ो क्या कर रहा है, उड़ती बहाल का बातेड़ो कर रहा है। तो इसने क्या किया था, दक्षिण में आक्रमण किया था। अब की बार दक्षिण में कौन आ गया था, गोविंद थर्ड आ गया था। अब की बार कौन आ गया था, गोविंद थर्ड आ गया था। अब की बार ये जीत जाता है और कौन, नागभट्ट सेकंड हार जाता है। और इस जीत की खुशी के अंदर ये गोविंद ने क्या कर दिया था, मालवा और गुजरात पे भी इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसका एक दरबारी कवि था, किसका, नागभट्ट सेकंड का एक दरबारी कवि था, उसका क्या नाम था, चंद्रप्रभ सूरी। क्या नाम था, चंद्रप्रभ सूरी। चंद्रप्रभ सूरी ने एक प्रशस्ति लिखी थी, कोई प्रभावक प्रशस्ति, कौन सी लिखी थी, प्रभावक प्रशस्ति के बारे में इसने लिखा था। इसके अलावा इसकी माता का नाम सुंदरी था, माता का नाम सुंदरी और पिता का नाम इसका वत्स्य राज था। इसके बाद हमने पढ़ा था रामभद्र, इसके बाद हमने पढ़ा था रामभद्र। इसने 833 से 836 3 साल तक इसने शासन किया था। अब हम आते हैं हमारी कहानी की ओर वापस लौटते। 3 से 4 मिनट में मैंने आप लोगों को पुराना रिवाइज करवा दिया है। इससे आप लोगों की क्या है, जो मानसिक स्थिति वो भी सुधर जाएगी और स्मरण करने की ताकत भी आप लोगों की बढ़ जाएगी। चलते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। और जो हमारा अगला जो महान एक राजा रहा है उसके बारे में हम लिखते हैं और हेडिंग लगा लीजिए आप 9 नंबर। और आज की क्लास में हम क्या, गुजर प्रतिहार को कंप्लीट कर देंगे। अगली कल की क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी महान शासक चौहान वंश। कौन सा, चौहान वंश से रिलेटेड पढ़ेंगे। शानदार शानदार कहानियां और इतने महान योद्धा हुए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो हेडिंग लगा लीजिए मिहिर भोज। मिहिर मिहिर भोज एक महान शासक जिसने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसका शासनकाल था 836 से 85। इसका शासनकाल था 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक इसने क्या किया था, भारत पर शासन किया था। एकमात्र ऐसा शासक है जो अपने पिता को मारकर उसके बाद क्या किया था, इसने राजगद्दी पर बैठा था, एकमात्र। तो गुजर प्रतिहारों का गुजर प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता शासक ये कौन है, मिहिर भोज। इसने क्या की थी, अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। रामभद्र की हत्या करी थी और गद्दी पर बैठा था, और गद्दी पर तो एकमात्र ऐसा शासक, एकमात्र गुर्जर प्रतिहारों का एकमात्र ऐसा शासक कौन है, पितृहंता शासक। एकमात्र पितृहंता शासक कौन है, मिहिर भोज है, जिसने अपने पिता की हत्या करने के बाद इसने क्या किया था, गद्दी पर ये बैठा था। इसके बाद हम और क्या मानते हैं, ये एक महान शासक था। जो प्रतिभोज, जो मिहिर भोज था, एक क्या था, सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक। गुर्जर प्रतिहारों में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, मिहिर भोज था। इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है, मिहिर भोज की जानकारी हमें कहां पर मिलती है, इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। मिहिर भोज की जानकारी, इसकी जानकारी हमें मिलती है ग्वालियर शिलालेख। ग्वालियर शिलालेख और बलग्रमा शिलालेख। यहां पर हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। एक महान शासक था, इसने क्या किया था, पूरे भारत को जीत लिया था। एक महान शासक जिसने क्या किया था,
उत्तर के साथ साथ दक्षिण को भी, मतलब उत्तर के साथ साथ दक्षिण को, मतलब और पूर्व से पश्चिम। अगर मैं ये लिखना अगर बोल दूं कि संपूर्ण भारत को जीतने वाला शासक, संपूर्ण भारत को जीतने वाला शासक कौन था? मिहिर भोज था। अब कैसे था? जो काम इसके परदादा और दादा ने नहीं किया था वो काम किसने करके दिखा दिया? पोता और पड़पोता ने काम करके दिखा दिया। कैसे? देखो पड़पोता कैसे, देखो तुरंत के तुरंत लिखते हुए चलना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी इस डायग्राम को बनाते हुए चलोगे तो आप लोगों के समझ में जल्दी आ जाएगा, आप लोगों की ये चीजें सारी समझ में जल्दी आ जाएगी। देखो सबसे पहले वत्सराज लिखना, यहाँ पर आप लिखना वत्सराज। वत्सराज के जो पिता या वत्सराज का जो पुत्र हुआ था वो कौन हुआ था? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड हुआ था। वत्सराज के जो पुत्र हुआ था वो नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट के क्या नाम हुआ था? रामभद्र। और रामभद्र के कौन हुआ था? मिहिर भोज। अब इसने क्या काम किया? देखो इसका दादा कौन हो गया? इसका दादा ये हो गया, और परदादा कौन हो गया? वत्सराज। तो जो काम दादा ने और परदादा ने नहीं किया था वो किसने कर दिया था? पोते ने और पड़पोते ने कर दिया था। वो कैसे किया है उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना, ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखो वत्सराज के टाइम पे क्या हुआ था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसके लिए देखो उत्तर भारत को तो ये जीत ही चुका था, मेन हमारा क्या है? दक्षिण। दक्षिण में एक ही वंश था, कौन सा था? राष्ट्रकूट। दक्षिण में एक ही वंश था, राष्ट्रकूट। इसके टाइम पे वत्सराज के टाइम पे कौन था? ध्रुव फर्स्ट। कौन था? ध्रुव फर्स्ट। और इधर कौन था? वत्सराज। इस टाइम पे कौन जीतता है? ये। और ये क्या हो जाता है? हार का सामना करना पड़ता है। आती है नागभट्ट सेकंड के टाइम पे। नागभट्ट सेकंड के टाइम पे वही दक्षिण हो गया, राष्ट्रकूट। अब की बार क्या हो गया? शासक चेंज हो गया। अब की बार कौन था? गोविंद। गोविंद थर्ड। इसमें भी क्या होता है? गोविंद थर्ड जीत जाता है, और क्या हो जाता है? नागभट्ट सेकंड की हार हो जाती है। रामभद्र को तो 3 साल मिले थे शासन के, तो इसने तो इस साल में कुछ किया ही नहीं। अब आती है मिहिर भोज की बारी। अब आती है मिहिर भोज की। इसको पुराना पूरा बदला लेना था, इसलिए इसको पता था कि इसको क्या करना है। एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी था और एक रणनीतिज्ञ भी। कौन था? मिहिर भोज था, जिसने अपने पिता को हत्या के घाट उतारकर जो राजा बनाया। जाहिर सी बात है वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ ही हो सकता है। एक कूटनीतिज्ञ भी कौन था? मिहिर भोज था। तो अब हम आगे चलते हैं, और मैं आप लोगों को बता रहा था इसने क्या किया था। इसने, अगर मैं बोलूं कि पूरे भारत को जीता था, पूरे भारत का अगर मैं गुणगान करूं तो कहां से कहां तक बताऊं? अगर आप बोलो तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसके बारे में। कहां से? कि कश्मीर, कश्मीर से लेकर यहां कर्नाटक, और इधर 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 कहां से? सुल्तान। इस कहां से लेके? मुल्तान, जो पाकिस्तान में है। मुल्तान से लेकर इधर बंगाल तक, इधर। तो अखंड भारत को जीतने वाला एकमात्र शासक कौन था? मिहिर भोज था। इसने पूरे भारत को जीत लिया था। इसने पूरे भारत को जीत लिया था। अब नीचे की तरफ आते हैं और दक्षिण के अंदर इसका युद्ध करवा देते हैं दक्षिण के राजा से। इसका युद्ध करवा देते हैं हम दक्षिण के राजा से। अब दक्षिण का राजा कौन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक साइड में वत्सराज, क्योंकि देखो इनका क्या था, यहां पर बना दूं क्या आपके लिए? नक्शा बना देता हूं भारत का, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। थोड़ा सा देख लेना आप लोग, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, भारत के नक्शे में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। देखो इसने क्या किया था, या इसके जो दादा परदादा हुए थे उन्होंने क्या किया था। ये यहाँ पर क्या है? नर्मदा नदी। इसके पूरे भाग को, इसको तो इन्होंने क्या कर लिया था? पहले ही जीत लिया था। इस पे तो किसका अधिकार था? इन्हीं का था। किनका? गुजरों का अधिकार था।
गुर्जरों का अधिकार था। इसके बाद राजा कौन बनता है? वत्सराज। वत्सराज के बाद नागभट्ट, नागभट्ट के बाद रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, फिर आता है मिहिर भोज। कौन आता है? मिहिर भोज। इसने क्या किया? इसने क्या किया था? इस टाइम पे दक्षिण का शासक कौन था? इस टाइम पे दक्षिण का शासक, यहां पर वही दक्षिण के अंदर शासक तो किसका था? राष्ट्रकूटों का शासन था। राष्ट्रकूट वंश का शासन था। अब इस टाइम पे जो राज कर रहा था वो कौन था? कृष्ण सेकंड। वो कौन था? कृष्ण सेकंड। तो कृष्ण सेकंड और किस किस के मध्य हुआ था? मिहिर भोज के मध्य युद्ध हुआ था। इसके अंदर पहले मिहिर भोज ने इसके साथ शांति प्रस्ताव रखा था कि भाई तू आ जा, मेरी शरण में आ जा, लेकिन इसने कहा बहुत देखे, तेरे दादाओं को भी देखा, तेरे परदादाओं को देखा था, उन्होंने भी ऐसे ही मेरे साथ छलावा किया था, मेरे बाप दादाओं के साथ, तो वो भी तेरे झांसे में नहीं आए, तो मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा, तो तू ये दक्षिण को जीतने का तो सपना तू भूल ही जा। तो इसने कहा कि मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं, मैं वो दादा परदादा नहीं हूं, मैं हूं, मैं क्या हूं? मिहिर भोज हूं। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसके अंदर क्या होती है? कृष्ण सेकंड की हार होती है और भयंकर हार होती है। इस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि मिहिर भोज ने इतना भयंकर त्राहिमाम त्राहिमाम मचाया था दक्षिण के अंदर कि आने वाली पुश्तियां गुजर प्रतिहारों के नाम से क्या करती थी? थर थराती थी। क्या करती थी? थर थराती थी। आगे चलते हैं। ये इनके युद्ध के बारे में हो गया। अब चलते हैं कि इनके युद्ध का जो वर्णन मिलता है या इसके टाइम में हमें कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है या कौन इनके दरबार के अंदर आया था। तो एक दरबारी आया था, एक बाहर का, एक विदेशी आया था, एक विदेशी आया था। उस विदेशी का क्या नाम है? उस विदेशी का नाम है सुलेमान। उस विदेशी का नाम है, उस विदेशी का नाम है, उस विदेशी का नाम है सुलेमान। ये किसके दरबार में आया था? ये आया था मिहिर भोज के दरबार में। ये मिहिर भोज के दरबार में आया तो, और मिहिर भोज का दरबार देखकर इसके क्या हो गए? होश उड़ गए। मिहिर भोज का दरबार देखकर इसके क्या हो गए? होश उड़ गए। और होश उड़ते ही इसने क्या कहा था? गुजरों को एक संज्ञा दी थी। गुजरों को क्या दी थी? एक संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? इसने गुजरों को जुर्ज की संज्ञा दी थी। गुजरों को क्या दी थी इसने? जुर्ज की संज्ञा दी थी। जुर्ज की संज्ञा, जुर्ज की संज्ञा किसने दी थी? इसने दी थी। जो सुलेमान इनके दरबार में आया था, इसने गुजरों को जुर्ज की संज्ञा दी थी। अब इसने और क्या क्या चीजों का निर्माण भी करवाया होगा, इतना बड़ा शासक था। तो इसने क्या करवाया था? ग्वालियर किले के समीप एक तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। यहां पर लिख लीजिए, ग्वालियर ग्वालियर किले के समीप इसने क्या करवाया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने क्या करवाया था? एक मंदिर का निर्माण। कौन से मंदिर का? तेली के मंदिर का निर्माण। इसने तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब तेली का मंदिर का निर्माण करवाया तो इसके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं कि तेली के मंदिर का नाम तेली का मंदिर ही क्यों पड़ा था। तो इसके पीछे की कहानी सबसे पहले तो ये है, ये कौन सी शैली के अंदर बना है? ये दक्षिण शैली, दक्षिण या द्रविड़ शैली के अंदर बनाया हुआ मंदिर है। कौन से में? द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। ये कौन सा मंदिर है? तेली का मंदिर है। ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? एक जैन मंदिर। और जैन के जो जो सबसे पहले थे, कौन से? आदिनाथ। आदिनाथ
भगवान को समर्पित है। आदिनाथ भगवान को ये समर्पित है, ऐसा माना जाता है। मान्यता क्या क्या है कि इस मंदिर का निर्माण किस किसने करवाया, उसके बारे में मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था एक तेली व्यापारी ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, एक तेली व्यापारी ने करवाया था। और जो मान्यता वो क्या है, देखो राष्ट्रकूट का मैंने आप लोगों को बताया था, राष्ट्रकूट का कौन हुआ था, गोविंद थर्ड हुआ था। कौन हुआ था राष्ट्रकूट वंश का, गोविंद थर्ड हुआ था। राष्ट्रकूट वंश का कौन हुआ था, गोविंद थर्ड। ये किसके समकालीन, ये क्या था, नागभट्ट। नागभट्ट सेकंड के समकालीन था और नागभट्ट सेकंड से ये हार जाता है। हारने के बाद गोविंद थर्ड कहां पर, देखो गुजरात, गुजरात और मालवा, गुजरात और मालवा पर शासन करने लग गया था, शासन करने लग गया था। तो ऐसा माना जाता है कि इसने 794 ईस्वी में, 794 ईस्वी में इसने क्या किया था, ग्वालियर पर आक्रमण या ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। और इसी ने क्या करवाया था, गोविंद थर्ड ने ही क्या करवाया था, इस तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि तेलंग ब्राह्मण को इसने इस मंदिर को क्या दिया था, दान में दिया था। और ऐसा माना जाता है तेलंग ब्राह्मण को, तेलंग ब्राह्मण को यह मंदिर दान में दिया था। तेलंग ब्राह्मण को यह मंदिर दान में दिया था। और एक मान्यता यह भी है कि यह तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना से जुड़ा हुआ, इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ा है, तेली मंदिर पड़ा है। आगे हम पढ़ लेते हैं जो मिहिर भोज है, इसके बारे में, इसकी उपाधियों के बारे में पढ़ लेते हैं, या इसको जो जो उपाधियां प्राप्त है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो लगा लीजिए मिहिर भोज की उपाधियां। मिहिर भोज की उपाधियां, सबसे पहले इसकी उपाधि है आदि वराह की उपाधि। इसने कौन सी धारण करी थी, आदि वराह की उपाधि धारण करी। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ था, नोट लगा के यहां पर कोष्टक में लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। जय वराह की उपाधि, जय वराह की उपाधि इन्हीं के शासन काल के अंदर, या इन्हीं के युग के अंदर, या इन्हीं के एक वंश के अंदर कौन हुआ था, वत्सराज, जिनको हमने पहले पढ़ लिया है। ये किसके, जय वराह वत्सराज के। जबकि आदि वराह किसकी उपाधि है, मिहिर भोज की उपाधि है। इसने और प्रभास पाटन की उपाधि भी इसने क्या करी थी, धारण करी थी। कौन सी, एक आदि वराह, एक प्रभास पाटन की उपाधि भी इसने क्या करी थी, धारण करी थी। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, यहां पर लिख लीजिए, चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, प्राप्त करने के उपरांत इसने क्या करवाए थे, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अरबी यात्री के बारे में मैंने बता दिया था कि इनके दरबार में क्या आया था, एक सुलेमान नाम का एक अरबी यात्री आया था ग्वालियर, इसने तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मिहिर भोज के बारे में, एक महान शासक के बारे में एक कहानी के रूप में आप लोगों के सामने एक संग्रह था। इसके बाद लगा लीजिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे आप लोग हेडिंग लगा लीजिए महेंद्रपाल प्रथम। कौन सा, महेंद्रपाल प्रथम।
आज हम गुजर प्रतिहार पूरा कंप्लीट करके ही रखेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास जेल प्रहरी वीडियो या पटवार में भी टाइम कम है, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके, क्लास लंबी रहेगी लेकिन आपको जानकारी ऑथेंटिक ही मिलने वाली है। लगा लीजिए क्लास नंबर या पॉइंट नंबर या 10 नंबर का जो हमारा राजा था वो महेंद्रपाल प्रथम। कौन सा था? महेंद्रपाल महेंद्रपाल प्रथम। इनकी जानकारी है, ये 885 से लेकर 910 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। 885 से लेकर 910 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इनके पिता का नाम, महान शासक, इनके पिता का नाम लिखना जरूरी है। महेंद्रपाल प्रथम के पिता का नाम था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज, जो क्या थे? पितृहंता शासक। गुर्जर प्रतिहारों के पितृहंता शासक कौन थे? मिहिर भोज थे। इनकी माता का नाम चंद्र भट्टारिका। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था चंद्र भट्टारिका। महेंद्रपाल का था, इनकी एक खास विशेषता क्या थी? इनकी साहित्य के अंदर रुचि थी। महेंद्रपाल की क्या थी? सबसे खास विशेषता ये थी कि साहित्य के बारे में जानकारी थी। साहित्य में एक थी रुचि और साहित्य के बारे में जानकारी भी थी। इसलिए इनके दरबार में एक दरबारी कवि, महान कवि, इनके दरबार में एक दरबारी कवि, या हम बोल सकते हैं एक महाकवि वे। वो कौन थे? राजशेखर। वो कौन थे? राजशेखर। लगा लीजिए यहां पर राजशेखर के दरबार में कौन थे? राजशेखर। अब राजशेखर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, क्रम वाइज मेरे साथ लिख लेना। और राजशेखर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, इनकी ट्रिक भी मैंने एक वीडियो पहले बना के अपलोड कर दिया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके वो देख लेना कि ट्रिक से इनकी जो पुस्तकें हैं वो कैसे आप लोग याद कर सकते हो। तो मिहिर भोज इनकी दरबारी कवि है। कौन है? राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि है राजशेखर। इनकी कविता है 1 बाय 1 आप लिखना। सबसे पहले कर्पूर मंजरी। सबसे पहले इनकी कविता का क्या नाम है? कर्पूर मंजरी। लिख लीजिए यहां पर। इसे कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से लिखना शुरू करिए। कर्पूर मंजरी। सबसे पहले, और ये कर्पूर मंजरी अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पे लिखी थी। इनकी पत्नी थी अवंती सुंदरी। वो सुंदर थी इसलिए नाम सुंदरी नहीं है, इनका नाम सुंदरी है। अवंती सुंदरी के कहने पर क्या लिखी थी? कर्पूर मंजरी लिखी थी। 2 नंबर पे इनका जो महाकाव्य या महाग्रंथ वो कौन है? बाल रामायण। कौन सा है? बाल। 2 नंबर पे इनका कौन? कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, विदसाल बजिंता। विदसाल बजिंता। 4 नंबर पर है भुवन कोश। 4 नंबर पर है भुवन कोश। 5 नंबर पर है हरविलास। 5 नंबर पर है हरविलास। 5 नंबर पर है हरविलास। और 6 नंबर पर है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। 6 नंबर पर कौन सी? काव्य
मीमांसा, ये इनके दरबारी कवि थे। महान जो महाकवि राजशेखर थे, इन्होंने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, वित्तसाल भजिंता, भुवन कोश, हर विलास, काव्य मीमांसा, ऐसी इन्होंने क्या लिखी थी, कविताएं लिखी थी। और इन्हीं कविताओं के अंदर हमें गुजरों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। महान शासक, इसने क्या बंगाल तक का अपना शासन प्रस्तावित कर लिया था। बंगाल को धीरे धीरे पाल वंश ने वापिस किया था, लेकिन महेंद्र पाल ने वापिस क्या किया था, बंगाल को भी वापिस जीत लिया था। तो यहाँ पर नीचे भी लिख लीजिए, इन्होंने बंगाल तक के शासक को क्या रखा था, स्थापित रखा था। इन्होंने बंगाल तक के भूमि पर राज, बंगाल तक की भूमि पर इन्होंने क्या किया था, राज किया था। इनके बाद जो 11 नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, महेंद्र पाल फर्स्ट पढ़ लिया, इनके बाद आता भोज सेकंड, इनके बाद आते हैं भोज सेकंड, लगा लीजिए पेन चेंज करके भोज, क्योंकि इनसे पहले कौन आ गए थे, महिर भोज फर्स्ट आ गए थे ना, ये कौन से, भोज सेकंड। इनका शासन काल था 910 से लेके 13 तक, 910 से लेके 13 तक। इनका 3 साल का शासन काल में इन्होंने कुछ नहीं कर पाए, समझने में टाइम लग गया। जैसे 3 साल के सिलेबस में आप लोगों को समझने में टाइम लग जाता है कि पढ़ना क्या है, तो 3 साल का शासन काल था, ये 3 साल में कुछ समझ नहीं पाए, तो इन्होंने अपना जो शासन था इनके चचेरे भाई महिपाल को दे दिया था। 3 साल में समझ नहीं पाए, तो अपना जो शासन है, जो राज्य है, इन्होंने अपनी राजगद्दी स्वेच्छा से अपने चचेरे भाई महिपाल को देती थी, अपने चचेरे भाई महिपाल को गद्दी पर इन्होंने क्या कर दिया था, बिठा दिया था। महिपाल को इन्होंने चचेरे भाई को बिठा दिया था। अगला जो शासक आता है वो कौन आता है, महिपाल। कौन से 12 नंबर का शासक कौन है, महिपाल, लगा लीजिए हेडिंग। महिपाल का शासन काल रहा था 913 से लेकर 944 तक, 913 से लेकर 944 ईस्वी तक क्या किया था, महिपाल ने शासन किया था। महान शासक, एक वीर जो योद्धा था वो कौन था, महिपाल था। इसने गुर्जर प्रतिहारों का पतन होना इसके काल में क्या हो गया था, शुरू हो गया था। जब इसकी मृत्यु का समय निकट हुआ था, तो जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका पतन होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो यहां पर लिख लीजिए, इसके शासन काल में गुर्जरों का पतन होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। इनके शासनकाल में गुर्जरों का पतन होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। जब इनकी मृत्यु का समय निकट आया, तब अब हुआ क्या था कि महिपाल ने भी क्या किया है, कुछ उपाधियां धारण करी है। उपाधियां ऐसे ही तो कहीं कोई खीर का बाटका तो है नहीं कि चम्मच भर के उसमें से निकाल लेते हैं। उपाधियां तभी धारण करी जाती हैं जब कोई वो महान कार्य करता है। उपाधियां तब धारण करी जाती है जब वो क्या करता है, कोई महान कार्य। तो जाहिर सी बात है, महान कार्य पुराने टाइम में क्या हो सकता था, युद्ध, क्या हो सकता था, युद्ध। और युद्ध में जीत, और युद्ध में क्या, जीत, और जीतते ही क्या करते थे, उपाधियां धारण करते थे। ये उपाधियां धारण करने का एक सबसे और सरल तरीका कौन सा था, युद्ध ही था। तो इसने क्या किया था, जैसे कि इसके पूर्वजों ने क्या किया था, उत्तर भारत को जीत लिया था, तो धीरे धीरे क्या पाल वंश हो गया। तो पाल वंश ने वापिस क्या किया था, अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो इसने पाल वंश से भी क्या करी थी, लड़ाइयां करी थी।
पाल वंश से भी लड़ाई करी थी। इधर नीचे उज्जैन था, उज्जैन के भी जो लोग थे वो क्या करने थे, वापस अपनी गद्दी हथियाना शुरू कर लिए थे। इसने इसने क्या की थी, उज्जैन से भी लड़ाइयां करी थी। इसने गुजरात, इनसे भी इन्होंने क्या करी थी, लड़ाई करी थी। ये क्या दक्षिण में पहुंच ही नहीं पाया, ये दक्षिण में क्या पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इतना ही समय था कि ये क्या क्या था, उत्तर उत्तर भारत को क्या था, संभाल रहा था। तो दक्षिण भारत के अंदर इसके शासनकाल में क्या वापिस से क्या हो गई थी, पनौतियां वापिस से पनपने लग गई थी। तो दक्षिण के अंदर वही राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। अब की बार जो शासक आ गया था वो कौन था, इंद्र थर्ड। कौन सा था, इंद्र थर्ड। दक्षिण में कौन सा था, इंद्र थर्ड आ गया था। जब इसको पता चला कि दक्षिण में वापस राष्ट्रकूटों ने शासन करना शुरू कर दिया है, तो इसने उत्तर भारत में जो युद्ध थे वो शांत करने के बाद इसने क्या किया था कि नर्मदा नदी को पार करने की इसने कोशिश करी, और नर्मदा नदी को पार करके ये कहाँ आया था, दक्षिण में आया था। और दक्षिण में इसका सामना किससे हुआ था, यहां पर लगा लेते हैं महिपाल फर्स्टम। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। वो की वो गलती करी है जो इसके दादा ने तो नहीं करी थी, लेकिन इसके जो परदादा या जो इसके वंश या जो पूर्वजों ने करी थी। तो इसने भी यही कहा था कि मेरी शरण में आ जा। इसने के तेरे जैसे गोचु बहुत देखे हैं, हम तेरी शरण में नहीं आएंगे। इन्होंने युद्ध किया था, युद्ध में महिपाल प्रथम की हार होती है और इंद्र थर्ड की विजय होती है। ये हार का मुक्का लेके वापिस नर्मदा नदी को पार करके कहाँ आ जाता है, उत्तर भारत में आ जाता है और अपनी जगह राज करने लग जाता है। इसका दक्षिण भारत का इसका सपना क्या हुआ था, साकार नहीं हुआ था। दक्षिण भारत का इसका सपना साकार नहीं हुआ था। इसने उत्तर भारत को जीता था। उत्तर भारत को जीतने के बाद इसकी उपाधियां मैंने ऊपर लिखी नहीं है, वो उपाधियां पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसकी उपाधियां, उपाधियां दक्षिण भारत को जीतने से तो उपाधियां धारण नहीं करेगा, इसने उत्तर भारत को जीता, इसी हिसाब से उसने उपाधियां धारण करी है। तो उपाधियां वन बाय वन आप लिख लेना, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर ऐसी की ऐसी मिल सकती है। पहला, क्षितिपाल की उपाधि धारण करी थी, कौन सी, सबसे पहले उपाधि धारण करी थी क्षितिपाल, विनायक पाल, क्षितिपाल, विनायक पाल, हिरंबपाल, क्षितिपाल, उत्तरपथ का स्वामी, क्योंकि इसने उत्तर भारत को जीत लिया था, इसने उत्तर पथ का स्वामी, इसने पूरे उत्तर भारत को जीता था, इसलिए उत्तर पथ का स्वामी। आर्यव्रत का महाराजा धीराज, आर्यव्रत का महाराजा, आर्यव्रत का महाराजा धीराज, रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुकुटमणि, ये सारी उपाधियां किसने धारण करी थी, इसने करी थी। अब इसके दरबार में एक विदेशी यात्री आया था। इसके दरबार में क्या आया था, एक विदेशी, इसके दरबार में आया था एक विदेशी यात्री। उस विदेशी यात्री का नाम था अल्मसुदी। उस विदेशी यात्री का नाम था अल्मसुदी। उस विदेशी यात्री का क्या नाम था, अल्मसुदी। लिख लीजिए, विदेशी यात्री आया था अल्मसुदी, सुदी। अब आप लोगों ने अल्मसुदी तो लिख लिया, अब आप लोगों ने क्या ये भी गौर किया है कि और भी तो जो दरबारी कवि आए थे या और भी तो जो विदेशी यात्री आए थे वो कौन कौन थे, उनको भी अगर आप लोग कोष्टक में लिख लोगे तो आप लोग जब रिवाइज करोगे तो आप लोगों को रिवाइज करने में क्या होगी, इन चीजों में आसानी होगी। तो आप लोग यहां पर कोष्टक में लिख लीजिए, कौन आया था सबसे पहले, व्यानसांग। व्यानसांग ये किसके दरबार में आया था, ये देखो नर भट्ट के दरबार में आया था। व्यानसांग किसके दरबार में आया था, नर भट्ट के दरबार में, नर भट्ट के दरबार में व्यानसांग आया था। इसके अलावा मिहिर भोज के टाइम में, देखो लिख लीजिए आप वन बाय वन लिख लीजिए, ये कोष्टक ही है, ये कोष्टक के अंदर ही लिखना है। कौन आया था, मिहिर भोज के दरबार में आया था सुलेमान। मिहिर भोज के दरबार में कौन आया था,
सुलेमान। ये किसके दरबार में आया था? मिहिर भोज के दरबार में। मिहिर भोज के दरबार में कौन आया था? सुलेमान। और अल्मसुद्दी किसके दरबार में आया है? ये अभी अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। महिपाल प्रथम के दरबार में कौन आया था? अल्मसुद्दी आया था। इसने भी, अल्मसुद्दी ने भी क्या कहा है? गुजरों को जुर्ज की संज्ञा दी थी। गुजरों को जुर्ज की संज्ञा। गुजरों को जुर्ज की संज्ञा भी किसने दी थी? इसे नहीं दी थी। लास्ट और अंतिम हमारा आज का जो शासक रहेगा वो कौन सा रहेगा? यशपाल या जसपाल। अंतिम जो शासक रहेगा वो कौन सा रहेगा? यशपाल। तो लगा लीजिए 13 नंबर यशपाल। अंतिम शासक यशपाल या जसपाल, ये हमारा आज का अंतिम शासक है। इसने लगभग 1036 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। लगभग 1036 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। इसके बारे में बस इतना लिख लेना कि अंतिम शासक, गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक, यही क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। अंतिम शासक कौन था? यशपाल। गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। देखो 1018 ईस्वी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, महमूद गजनवी ने क्या किया था? कन्नौज पर अधिकार करके क्या किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या कर दिया था? समाप्त या खत्म कर दिया था। किसने? 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने क्या किया था? कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज पर, कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गुर्जर वंश को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और क्या किया था? गुर्जर वंश क्या कर दिया था? इसने समाप्त कर दिया था या खत्म कर दिया था। अंतिम शासक कौन था? यशपाल। यशपाल को किसने मार दिया था? महमूद गजनवी ने मार दिया था। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो हमारी आज के क्लास में हमने पढ़ लिया है गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड जितने भी बचे हुए राजा था उनको हमने पढ़ लिया है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। कल की जो हमारी क्लास रहेगी, याद रखना कल की क्लास हम क्या पढ़ेंगे? जो गुर्जर प्रतिहारों के जो प्रश्न है, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम एक बार गुर्जर प्रतिहार को पूरा क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। और गुर्जर प्रतिहारों के मन में आप लोगों का कोई और भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।